तो शुरू करते हैं जी। बाय द वे, यूपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया। आप लोगों ने दिया था, किसने? गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। अगली बार देना है शायद से। यार ये ऐसे मत बोला करो, दोबारा पूछ रहा हूँ, अगली बार देना है? देना है भाई। ठीक है, शायद नहीं, करना है। ठीक है, तो फिर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो अगर नहीं करना? ठीक है, मेहनत बराबर है यार, पीसीआर और यूपीएससी की, बस एक ऑप्शनल ऐड हो रहा है वहां पे। तो मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि कंपटीशन के लेवल में कोई फर्क नहीं है, सच में। ये आप लोग सोच रहे हो कि पीसीएस इजी है, कंपटीशन के लेवल में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, सो अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। गुड फॉर यू नादर सिंह जी, गुड फॉर यू। चलिए, लेट्स कंटिन्यू। मार्च मंथ करंट अफेयर्स सेकंड पार्ट। कोशिश करते हैं आज खत्म कर देते हैं। आज मेजरली मेन स्पेस टॉपिक आने वाले हैं हमारे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। सबसे पहले मरीन हीट वेव्स के बारे में चर्चा करते हैं, राइट। सो एक रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट पब्लिश्ड इन नेचर क्लाइमेट चेंज जर्नल। इसके अकॉर्डिंग द वर्ल्ड experienced a 240% increase in average number of marine heat wave days in the summers of 2023-2024. Data to start with, क्वेश्चन आ सकता है मेंस में, हाई प्रोबेबिलिटी है, अबाउट मरीन हीट वेव्स। इट कैन बी एज सिंपल एज कि व्हाट आर मरीन हीट वेव्स। उसके बाद दे कैन आस्क कि मरीन हीट वेव की इंप्लीकेशंस क्या है, ओशियन इकोसिस्टम में क्या चेंजेस उनकी वजह से हो रहे हैं, और दे कैन आस्क कि मरीन हीट वेव्स के कारण क्या है। ठीक है, तो इसको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करने की कोशिश करते हैं। यू हैव अ डेटा टू स्टार्ट विद, द वर्ल्ड एक्सपीरियंस 240% increase in the average number of marine heat wave days in the summers of 2023-2024। इतना पूरा लिखना है ये, एज पर नेचर क्लाइमेट चेंज। लिख लिया? लिख लिया? अब इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। हाँ जी, हटा दूं इसे? पहले हीट वेव्स पे चर्चा करते हैं कि हीट वेव्स क्या है। नाम सुना हीट वेव का? गर्मियों में अच्छे सुनने को मिलता है। होता क्या है कि उस टाइम पे उस रीजन का टेम्परेचर अप होता है नॉर्मल के हिसाब से। अब इतना तो हम समझते हैं कि यार गर्मियों में गर्मी बढ़ने वाली है, लेकिन उसके केस में भी मान लो 5 से 6 डिग्री ऑन एन एवरेज, प्लेन्स की बात कर रहा हूं, टेम्परेचर अप चला जाए लॉन्ग पीरियड एवरेज के हिसाब से। कि मान लो मार्च या मई महीने में एवरेज टेम्परेचर एक रीजन का लेट्स से 40 डिग्री होना चाहिए था, लेकिन मैंने नोट किया तो 45 डिग्री देखने को मिल रहा है, 46 डिग्री देखने को मिल रहा है, 47 डिग्री देखने को मिल रहा है, डिपेंडिंग अपॉन दैट मैग्नीट्यूड। तो मैं बोल सकता हूँ यार यहाँ पे हीट वेव चल रही है, और वो सीवियर नेचर की तब होगी जब वो टेम्परेचर 60 डिग्री को एक्सीड कर जाएगा। इसको आराम से करेंगे 2024 के जब करंट अफेयर्स करेंगे। ये नॉर्मल प्लेन रीजन्स के केस में देखने को मिलता है। जब हम वाटर की बात करते हैं, ओशियन सीज की बात करते हैं, तो यहाँ पे कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है कि कब मरीन हीट वेव को डिक्लेयर किया जाएगा, लेकिन फिर भी मान लो 3 से 4 डिग्री का राइज हो on an average, and it sustains for average let's say 5 days।
sea surface temperature of a particular region exceeds its normal value by 3 to 4 degree for more than 5 days. 5 days, तो उस केस में उस इवेंट को हीट वेव डिक्लेयर कर दिया जाता है। सिंस वो सीज और ओशियंस पे हो रही है इसलिए उसको मरीन हीट वेव डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब जो डेटा हमने सबसे पहले कंज्यूम किया है वो डेटा क्या बोलता है कि 2023-24 की समर की बात करें तो जो नंबर ऑफ मरीन हीट वेव्स के इवेंट के जो डेज हैं वो 240% से बढ़ चुके हैं। यही बोल रहा है डेटा, राइट? तो क्या हम इसको क्लाइमेट चेंज के साथ लिंक कर सकते हैं? बिल्कुल यार, ग्लोबल टेम्परेचर उसकी वजह से बढ़ते जा रहे हैं, राइट? तो अगर मैं आपको बताऊं यहां पे कि कॉजेस उसमें से एक कॉजेस हम लिख सकते हैं यार क्लाइमेट चेंज, बोलिए, और वो भी एंथ्रोपोजेनिक है, राइट? क्योंकि ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से वैसे ही टेम्परेचर उधर भी बढ़ रहा है। दूसरा, अब ऐसा तो है नहीं यार कि अभी क्लाइमेट चेंज की हम इतनी बातें कर रहे हैं वो भी एंथ्रोपोजेनिक ही कर रहे हैं, उससे पहले कोई मरीन हीट वेव होती ही नहीं थी, ऐसा तो नहीं हो सकता, राइट? अब मान के चलो कि एक ऐसा कंडीशन बन गई, एक ऐसी कंडीशन बन गई वहां पे जिसके अकॉर्डिंग हाई प्रेशर सिस्टम बन गया। हाई प्रेशर सिस्टम यानी कि हवा सिंक कर रही है। जब एयर सिंक कर रही होगी क्या वहां पे बरसात हो सकती है? दोबारा सोचिए, मैं ऐसे बोलूं कि भाई जब हवा यहां से जमीन से ऊपर उठेगी, अपने साथ मॉइस्चर लेके ऊपर उठेगी, तब वो बादल बनाएगी, तब बरसात होगी। जब ड्राई एयर सिंक कर रही है तब कैसे क्लाउड फॉर्मेशन हो सकती है? इस बात को दोबारा अप्रिशिएट कीजिए कि जब हवा सिंक कर रही है क्या तब क्लाउड फॉर्मेशन हो सकती है? अगर क्लाउड फॉर्मेशन नहीं हो रही तो क्या बरसात हो सकती है? जब भी हम हाई प्रेशर कंडीशंस की बात करते हैं हम क्लियर स्काइज की बात करते हैं, स्टेबल एनवायरनमेंट कंडीशंस की बात करते हैं, जैसा कि अक्सर सर्दियों में देखने को मिलता है। क्लियर? तो वैसे ही कंडीशंस मान लो सीज या ओशियंस में एग्जिस्ट करना शुरू करते हैं। हाई प्रेशर सिस्टम, हाई प्रेशर कंडीशंस बन रही हैं, हवा सिंक कर रही है, क्या कोई क्लाउड फॉर्मेशन होगी? नहीं होगी। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि कुछ प्रोलॉन्ग्ड डेज के लिए एक रीजन में हाई प्रेशर सिस्टम बन चुका है और क्लियर सनरेज यहां पे आ रही है, कोई क्लाउड फॉर्मेशन नहीं, तो इस रीजन का जो टेम्परेचर है क्या बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता? बढ़ सकता है। हाई प्रेशर कैसे बना? जब भी हम प्रेशर की बात करते हैं, लो प्रेशर और हाई प्रेशर, हम हमेशा रिलेटिव ग्राउंड्स की बात करते हैं, ठीक है जी, रिलेटिव ग्राउंड्स की। तो इसके अराउंड मान लो यहां से हो सकता है यार, यहां से इवेपोरेशन हो रही है, यहां क्लाउड फॉर्मेशन हो रही है, यहां से 500 किलोमीटर दूर वहां सब कुछ हो रहा है, और जो हवा वो वाली है ना जो यहां पे क्लाउड फॉर्मेशन कर रही है, कहीं ना कहीं तो सिंक करना है उसने, वो यहां सिंक कर सकती है, वो यहां सिंक कर सकती है, और जब वो सिंक करेगी तो वहां पे हाई प्रेशर बना देगी। क्लियर है जी? तो यहां पे हाई प्रेशर सिस्टम बन सकता है बिकॉज ऑफ सिंकिंग एयर। राइट? इसके साथ साथ हमने कुछ ओशियन करंट्स पढ़े थे। ओशियन करंट्स दो प्रकार के होते हैं प्राइमरीली, कोल्ड ओशियन करंट एंड वार्म ओशियन करंट। ओशियन करंट का मतलब क्या है? मास ऑफ वाटर जो कि मूव करने वाला है। वार्म ओशियन करंट क्या करेंगे? वार्म वाटर को कहीं तो लेके जाएंगे। तो मान लो कोई एक ऐसा ओशियन करंट है जो वार्म वाटर को लेके जा रहा है हायर लैटिट्यूड के रीजन्स में, एग्जांपल गल्फ स्ट्रीम। बताइए, जब गल्फ स्ट्रीम वार्म वाटर को अपने साथ हाई लैटिट्यूड की तरफ लेके जाएगा, क्या वहां पे 3-4 डिग्री के टेम्परेचर का राइज देखने को मिल सकता है? मिल सकता है, प्रोबेबिलिटी है।
तो यहां पे हम ओशन करंट्स की वजह से भी बोल सकते हैं कि मरीन हीट वेव्स आ सकती है। क्लियर है जी? ओशन करंट्स पॉसिबिलिटी है, हमेशा नहीं होगा, याद रखना। तो ये कुछ बन गए कॉजेस ऑफ मरीन हीट वेव्स। क्लियर है जी? ठीक। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, इसके इंप्लीकेशंस क्या होंगे, इस पे भी चर्चा करनी है हमने। चलिए, क्या होंगे इसके इंप्लीकेशंस? सर्टेन्स, ओके। आप बात कर रहे हो बायोडाइवर्सिटी लॉस की। वेरी गुड। बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा यहां पे, बिल्कुल सही बात है भाई। यहां पे हम बात कर सकते हैं कोरल ब्लीचिंग की। वेरी गुड। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा तो जूजेंथली एल्गी क्या करने वाली है, जूजेंथली एल्गी कुछ टॉक्सिन्स रिलीज करेगी और फिर कोरल बोलेगा कि बाय बाय, निकलो। कोरल ब्लीचिंग का इवेंट। इसके साथ साथ कुछ और। वेरी गुड, वेरी गुड। ओशन एसिडिफिकेशन। अब लग रहा है कि भाई पढ़ के आए हैं दोस्त मेरे। ओशन एसिडिफिकेशन, यहां पे क्या होने वाला, H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी। डिटेल में इसको आराम से करेंगे जब एनवायरनमेंट कवर करेंगे। अभी लिख लीजिए ओशन एसिडिफिकेशन। यहां पे क्या होने वाला है, H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ने वाली है और उसके साथ साथ जो CO3 नेगेटिव के आयंस हैं वो भी अपने आप को बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। जब वो CO3 नेगेटिव की फॉर्म में है तभी वो यूज हो सकते हैं फॉर कोरल बिल्डिंग, जो रीफ्स हैं, कैल्शियम कार्बोनेट वहां पे यूज होने वाला। लेकिन जैसे ही वो HCO3 की फॉर्म में आ गए, बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में आ गए, तब नहीं होंगे, तब अंबुजा सीमेंट में उनका कोई इस्तेमाल नहीं होने वाला, कोरल की कॉलोनी नहीं बनने वाली। सही है जी? इसके साथ साथ हमें एक और पॉइंट लिखना है यहां पे कि जो मरीन स्पीशीज हैं उनकी वैसे बात करते हैं, वो ज्यादा टेम्परेचर टॉलरेंट नहीं होती, यूरिथर्मल नहीं होती। मैमल्स की बात करें, वी कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, बट मरीन स्पीशीज नहीं करती। तो जब 4-5 डिग्री का भी राइज आ गया तो वो भी उनके लिए बहुत ज्यादा होता है। लीव एवरीथिंग असाइड, वो उस टेम्परेचर राइज को ही झेल नहीं पाती। ठीक है? तो यहां पे आप बात कर सकते हो टेम्परेचर टॉलरेंस की जो लिमिट है, अगेन बायोडाइवर्सिटी वाले पॉइंट में लिखना है इसको, ऊपर वाले में, वो कम है, यूरिथर्मल नहीं है। मैमल्स यूरिथर्मल है, टाइगर यूरिथर्मल है, वो अपने टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकता है। टाइगर को अगर गर्मी लग रही है तो वो किसी पेड़ के नीचे जाके बैठ सकता है, उसका मन किया उसको तालाब में जाके नहा के आ जाएगा। मछलियां नहीं ऐसे कर सकती। सही है जी? इसके साथ साथ जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये बताओ जरा कि क्या जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उस पे कोई फर्क पड़ने वाला है? क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ जाएगा, कम होगी? जो ऑक्सीजन होती है वाटर बॉडीज में वो डिसॉल्व्ड फॉर्म में होती है। और यही क्वेश्चन भी इस बार आया था। क्वेश्चन था कि मान लो कोई वेल ऑक्सीजनेटेड वाटर है, उसके केस में जो ऑक्सीजन का लेवल होगा इट विल बी मैनीफोल्ड एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेवल। नो, जितना मर्जी अच्छा वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई कर दो, तब भी अगर आप बोलोगे फ्रेश वाटर की भी बात करोगे तो 150 टाइम्स कम होती है एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तो होता क्या, जब टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाना शुरू करते हैं। अब इसको पूरी केमिस्ट्री के हिसाब से नहीं बता सकता क्योंकि उसमें वैन डर वाल्स फोर्सेस बहुत सी चीजें आ जाएंगी, अपने को नहीं जानना। अपने को इतना जानना है
कि जब टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, डिजॉल्व्ड फॉर्म में जो ऑक्सीजन है वो अवेलेबल नहीं होगी, कम हो जाएगी। डिजॉल्व्ड फॉर्म में नहीं होगी तो भाई वो कंज्यूम ही नहीं कर सकते, राइट है जी। तो ये भी एक यहाँ पे इंप्लीकेशन देखने को मिलने वाला है। इसके साथ साथ आप देखोगे मरीन हीट वेव्स की वजह से जो ओशियन लेवल है वो भी बढ़ ही रहा है। 2 पॉइंट से यहाँ पे लिखो कि एक तो आप बोलोगे कि यार मेल्टिंग हो रही है ग्लेशियर्स की, बिल्कुल सही बात है। इसके साथ साथ एक और पॉइंट आने वाला है, वो आने वाला है थर्मल एक्सपेंशन का। पानी की एक नेचुरल प्रॉपर्टी है, जब उसको हीट करोगे उसने एक्सपैंड करना ही करना है। अब इसको अप्रिशिएट ऐसे सोच के करो यार कि अर्थ का टोटल सरफेस एरिया जो है उसमें 71% वाटर है। छोटे लेवल पे बता रहा हूं आपको कि यार छोटे लेवल पे पानी को हीट करोगे उसकी प्रॉपर्टी है एक्सपैंड करने की, नेचुरल है यार वो तो। लेकिन वही एक्सपेंशन की फिनोमिना अगर हम पूरे ग्लोबल अर्थ पे देखें तो उसका इफेक्ट ज्यादा होने वाला है। क्लियर? छोटे छोटे जो आइलैंड्स हैं उनके केस में उनको बहुत मार झेलनी पड़ेगी, जैसे कि वानुआतू की बात करें, ठीक है जी, क्लियर। तो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स की बात करें उनके केस में बड़ी दिक्कत वाली बात आ जाएगी, थर्मल एक्सपेंशन भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर देगा। मेल्टिंग तो हो ही रही है ग्लेशियर्स की, तो ये सारी इंप्लीकेशंस बनती हैं फिर मरीन हीट वेव्स की। उसके साथ साथ ह्यूमन पे इफेक्ट पड़ेगा इसका, ह्यूमंस पे, लाइवलीहुड पे बात करेंगे भाई, फिशरीज कम हो जाएंगी। उसके साथ साथ आप देखोगे यहां पे जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं वो बढ़ जाएंगे। अब प्रोलॉन्ग्ड एरिया मान लो जहां पे टेम्परेचर बढ़ चुका है, क्या वहां पे अब साइक्लोन आने के चांसेस ज्यादा होंगे? बिल्कुल होंगे यार। साइक्लोन के लिए कंडीशन क्या है? सरफेस टेम्परेचर 26 से 27 डिग्री के आसपास होना चाहिए। अगर वो मिल गया उसको बन सकता साइक्लोन वहां पे। तो ये सब इसके इंप्लीकेशंस हैं। डन, चले आगे। कोई डाउट हो जी किसी को? हाँ बिल्कुल सही बात है, न्यू स्पीशीज की भी ग्रोथ हो सकती है, बिल्कुल भाई, इनवेजिव स्पीशीज आ सकती हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब ये प्रीलिम स्पेसिफिक न्यूज है। आपके लिए बर्थडे से इंपॉर्टेंट है? आपके लिए बर्थडे से इंपॉर्टेंट है? नहीं है? चलो, यूपीएससी या स्टेट बीसीएस के हिसाब से कुछ बर्थडे से इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 25th बर्थडे, 50th बर्थडे, 100th बर्थडे, 125, 150, 175, 200। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का 175th फाउंडेशन डे मनाया गया, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है जी, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इंडिया का कोई ऐसा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बताओ जो सबसे पुराना हो। हाँ भाई, अगर इतना ही सिंपल होता मैं पूछता कि उससे भी पहले, उससे भी पहले सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया 1767 में बनाया गया था, ठीक है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1851 के आसपास बनाया गया था। क्लियर है जी? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें, किस मिनिस्ट्री के अंडर आता होगा ये, सोचिए जरा। सेवनटीन 1767 मैम, सर्वे ऑफ इंडिया ओल्डेस्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, 1767 में बनाया था। हाँ जी, बताइए जरा किस मिनिस्ट्री के अंडर आता होगा? अर्थ एंड साइंस? नहीं, थोड़ा सा और सोच लो। अरे बड़े सिंपल है यार, क्या काम करते हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाले? सर्वे करते हैं, किस चीज का करते हैं? आबादी का? नहीं। रिसोर्सेज का करते हैं, मिनरल्स का करते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस आना चाहिए।
मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। और इसके हेडक्वार्टर्स की बात करो कहां पे है? कोलकाता। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है जी, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर? तो मेजर काम वही है इनका कि सर जो आपके मिनरल रिलेटेड सर्विस है वो कंडक्ट करना है, एक्सप्लोरेशन में काम करना, फिर डिजिटल रिपोजिटरी बना के रख लेनी है, एक डिजिटल इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेनी है अपने पास। तो बैकबोन है हमारी माइनिंग इंडस्ट्री का जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्लियर है जी? चलें आगे। वही तो बताया मैंने, माइनिंग से रिलेटेड जो सर्वे करना है कि यार कहाँ पे माइंस या कहीं कहाँ पे कोई मिनरल हो सकता है, अगर वहां पे मिनरल है तो उसको एक्सप्लोर करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है कि कितनी क्वांटिटी में है वो, क्या हम उसको कमर्शियल एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है जी? तो सबसे पहला स्टेप जो आने वाला है वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ही आने वाला है। फिर उस डेटा का वो ये कैटलॉग करके डिजिटल फॉर्म में रख लेते हैं, डिपॉजिटरी बना लेंगे, डिजिटल डिपॉजिटरी, जिसको बाद में बिजनेस पर्सन कमर्शियल एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। फिर वो बोल सकते हैं कि अच्छा यार हमें ना ये वाला ब्लॉक चाहिए, याद है फिर ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग पॉलिसी, तब वो काम में आ सकती है। पहला काम तो इन्हीं का है। चले आगे नेक्स्ट। 58 टाइगर रिजर्व, माधव नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। टाइगर रिजर्व, अब टाइगर रिजर्व को कौन डिक्लेयर करता है फटाफट 1 मिनट में? स्टेट गवर्नमेंट, बिल्कुल सही बात है। रिकमेंडेशन किसकी चाहिए? एनटीसीए की, बिल्कुल सही बात है। और उसकी बाउंड्रीज वगैरह अगर चेंज करनी है तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ठीक है जी? इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में कुछ और टाइगर रिजर्व हैं जो इंपॉर्टेंट है, उनमें से एक है पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा, पेंच, बांधवगढ़, टाइगर रिजर्व। आपने पहली क्लास में ना लगाई? थोड़ा ऊंचा बोला करो, मेरी उम्र हो गई है, थोड़ा ऊंचा बोला करो। कल लगाई थी, अच्छा ठीक है। हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को कवर किया था यहाँ पे, उसके तहत नेशनल पार्क्स को डिक्लेयर किया जाता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को डिक्लेयर किया जाता है, टाइगर रिजर्व्स को डिक्लेयर किया जाता है, कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व्स। ठीक है, पहली क्लास में लगाया था हमने। तो अगर आपको थोड़ा सा डाउट है तो उसको दोबारा लगा लेना, फिर आपका जो डाउट होगा मैं आंसर कर दूंगा। ठीक है जी? तो यहाँ पे टाइगर्स को स्पेशली कंजर्व करने के लिए एक एरिया बना देते हैं जिसको टाइगर रिजर्व बोल देते हैं। ठीक है जी? तो वहां पे कोशिश की जाती है कि ह्यूमन इंटरफेरेंस बिल्कुल कम हो, ह्यूमन इंटरवेंशन बिल्कुल कम हो। जो लोग होंगे वहां पे उनको कोशिश की जाती है कि यार उनको कहीं और लेके चला जाए। कोर एरिया में तो बिल्कुल किसी लोगों को अलाउ करने की इजाजत होती नहीं है, लेकिन फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आया था उसके तहत कहीं कहीं पे हो चुका है। लेकिन इन जनरल टेंडेंसी यही रहती है कि इनको दूर लेके जाओ यहां से। ठीक है जी? डन। चले आगे। नेक्स्ट, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स। कसमपत्ती सेक्रेड ग्रूव इज डिक्लेयर्ड एज तमिलनाडु सेकेंड बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। इतना याद कर लेना, कसमपत्ती सेक्रेड ग्रूव। वैसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स कवर करवाने का पर्पस सिर्फ इतना है कि इसके बारे में बताना चाहता हूं। ये कुछ वो साइट्स हैं जो बायोडाइवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ चुनिंदा पेड़ हो सकते हैं या कुछ यहाँ पे फौना भी हो सकता है जो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कोई मेडिसिनल प्लांट्स हो सकते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है वहां की लोकल पॉपुलेशन की। तो उन एरियाज को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया जाता है। कौन करती है? स्टेट गवर्नमेंट। किस एक्ट के तहत करती है? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002। याद रखिएगा, जब हम बायो डाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स की बात करते हैं
तो उसमें जो एक्ट आने वाला है वो कौन सा आने वाला है? बायोडायवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002। इसके तहत स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देगी उस एरिया को। क्लियर? यहाँ पे कुछ डूज एंड डोंट्स होंगे। ऐसा नहीं होगा कि यार जैसा आपको स्ट्रिंजेंट रूल्स आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के केस में देखने को मिलते हैं, नेशनल पार्क के, वैसा नहीं होगा यार। कुछ डूज एंड डोंट्स होंगे यहाँ पे। ठीक। सेक्रेड ग्रूव है कसम पट्टी। सेक्रेड ग्रूव, सेक्रेड ग्रूव मतलब वहां के जो लोग हैं उनके लिए, मान लो ये फॉरेस्ट एरिया है, बड़ा उनके स्पिरिचुअल और कल्चरल पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, सेक्रेड है। वो कंतारा मूवी देखी है ना? कंतारा ही है ना वो मूवी? नहीं, हाँ, नहीं 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 नहीं, है भाई, है ना? ऋषभ शेट्टी की मूवी है वो। हाँ, एक्टर का नाम मेरे को पता है, डायरेक्टर का नाम पता है, मूवी आप खुद सर्च कर लेना। मेरे हिसाब से तो कंतारा है। ठीक है भाई। ठीक है जी। उसमें भी जो वो रोल प्ले करता है, जहां पे वो सारी शूटिंग वगैरह हो रखी है, जो बैकग्राउंड बनता है वो एक सेक्रेड ग्रूव का ही बनता है। उन फॉरेस्ट में ना जनरली लोगों को जाने की इजाजत नहीं होती, सेक्रेड माना हुआ लोगों ने। अगर आप टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से वहां पे जाओगे तो आपको कुछ डोज एंड डोंट्स को फॉलो करना पड़ेगा, या तो वो बोल देंगे कि यार आपको जाने नहीं दे रहे वहां, क्योंकि हमारे लिए सेक्रेड है वो स्पेस। ठीक है, तो वैसे ही है कसम पट्टी सेक्रेड ग्रूव। चले आगे, नेक्स्ट। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट किसने लॉन्च किया? इसको पब्लिश किया यूनेस्को ने। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। किसने पब्लिश किया? यूनेस्को ने पब्लिश किया। अब जो ये चर्चा कर रही है रिपोर्ट, ये चर्चा कर रही है अबाउट रिट्रीटिंग ऑफ ग्लेशियर्स। ये बोल रही है कि अगर जो हिसाब किताब अभी चलता जा रहा है ना, अगर ऐसा ही चलता गया तो बिकॉज ऑफ रिट्रीटिंग ऑफ ग्लेशियर्स नियरली 2 बिलियन पॉपुलेशन विल बी इंपैक्टेड। उनकी फूड सिक्योरिटी वुड बी इंपैक्टेड। अगर ग्लेशियर रिट्रीट ऐसे ही चलते रहे, ग्लेशियर्स की मेल्टिंग ऐसे ही चलती गई, तो एज पर दिस रिपोर्ट नियरली 2 बिलियन पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड वुड बी इंपैक्टेड। उनकी फूड सिक्योरिटी वुड बी इंपैक्टेड। अब मेंस में क्वेश्चन आ सकता है जी, करें इस पे थोड़ी सी चर्चा? ये सब लिखने की जरूरत नहीं है इतना यार। चलें आगे, चलिए। मतलब मान के चलो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स की बात कर रहे हैं, ग्लेशियर खत्म होते जा रहे हैं। अब ग्लेशियर्स इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर फूड सिक्योरिटी की हमने बात की, वहां पे क्या वो इंपॉर्टेंट सोर्सेस बन रहे हैं फॉर रिवर वाटर्स? बिल्कुल, उसके साथ डायरेक्टली एग्रीकल्चर लिंक हो रखा है। तो थिंक ऑफ अ सिनेरियो कि जहां पे रिवर यमुना का फ्लो कम हो जाए, रिवर गंगा का फ्लो कम हो जाए, तो क्या नदर्न प्लेन्स में एग्रीकल्चर को इंपैक्ट होने वाला है? फूड सिक्योरिटी को इंपैक्ट होने वाला है? बिल्कुल यार। तो इन्हीं सब चीजों पे बात कर रही है सारी, राइट? तो इसके इंप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं रिट्रीट ऑफ ग्लेशियर्स के, अगर हम वैसे भी मेंस के पर्सपेक्टिव से इसको लिखना चाहें? तो एक फूड सिक्योरिटी की बात कर सकते हैं, बोलिए जरा। कर सकते हैं जी। इसके अलावा क्या हम ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लो की बात कर सकते हैं? जब ग्लेशियर्स मेल्ट होना शुरू होंगे, जो आइस स्नो थी वहां पे मेल्ट होना शुरू होगी, तो उसकी मेल्टिंग से क्या वहां पे कुछ ग्लेशियर लेक्स बन सकते हैं? बन सकते हैं। और धीरे 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 जब वो मेल्टिंग चलती रहेगी, उसमें पानी का लेवल बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक पॉइंट आएगा कि जब जो उसके अराउंड एरिया था, एक बंड के तौर पे एक अराउंड एरिया बना हुआ था, वो उस पानी को रोक नहीं पाएगा, और उस टाइम पे वो आउटबस्ट की फॉर्म में फ्लो करने वाला है, ग्लेशियर लेक आउटबस्ट फ्लो। इसके इंसिडेंट्स बढ़ सकते हैं।
राइट। उसके साथ साथ अगेन यहां पे टेम्परेचर एम्प्लीफिकेशन की बात करेंगे हम पे। फीडबैक लूप की बात करेंगे। एल्बिडो इफेक्ट की बात करने वाले हैं यहाँ पे। पहले ग्लेशियर था, स्नो थी, आइस थी, वो क्या कर रहा था उस टाइम पे? मैक्सिमम रिफ्लेक्शन कर रहा था वापस। अगर इनकमिंग सोलर रेडिएशन आ रही है उसको मैक्सिमम वो रिफ्लेक्ट कर रहे थे। तो जब वो रिफ्लेक्ट होगी, क्या वो टेम्परेचर राइज में कंट्रीब्यूट कर पाएगी? उतना नहीं कर पाएगी, थोड़ा बहुत कर पाएगी। लेकिन जब वो अच्छे खासी अब्जॉर्ब होना शुरू हो गई, तब वो टेम्परेचर को बहुत ज्यादा बढ़ाने वाली। तो ऐसा तो नहीं होगा यार कि सूरज वहां से यहां आ जाएगा, सूरज तो वहीं रहने वाला है, उससे आने वाली सनलाइट भी लगभग सेम ही रहने वाली है। लेकिन जितनी पहले आ रही थी, पहले वो उतना टेम्परेचर को बढ़ा नहीं रही थी, क्योंकि अ पार्ट ऑफ दैट वाज रिफ्लेक्टेड बैक बाय ग्लेशियर्स, बाय आइस। लेकिन अब क्योंकि उसकी मेल्टिंग होना शुरू हो चुकी है, वही किरणें अब अब्सॉर्ब हो रही हैं उस सरफेस में, उस सरफेस के टेम्परेचर को और ज्यादा बढ़ा रही है। उस और ज्यादा बढ़े हुए टेम्परेचर की वजह से और ज्यादा मेल्टिंग हो रही है। तो एक फीडबैक लूप चल पड़ी है, टेम्परेचर एम्पलीफाई होता जा रहा है। तो एक टिपिंग पॉइंट की बात करते हैं हमेशा। देयर इज अ रीजन कि यार उन्होंने बोला कि यार 1.5 डिग्री पे ना रोक के रखो ग्लोबल टेम्परेचर राइज को फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स। अगर इसके बाद निकल गया ना हाथ से, तो टिपिंग पॉइंट को आप आगे निकल जाओगे। टिपिंग पॉइंट की, टिपिंग पॉइंट मतलब क्या है कि उसके बाद ना आपको वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक बार अगर स्नो कवल हट गया बिकॉज ऑफ टेम्परेचर राइज, फिर टेम्परेचर को आप कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे। मान लो अभी जो टेम्परेचर राइज है ना, फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, कुछ ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है। जैसे ही आपने टिपिंग पॉइंट को क्रॉस कर दिया, ये कुछ ऐसे बढ़ेगा, फिर दिस नो कमिंग बैक देन। फिर मार्स पे प्लॉट लेना पड़ेगा, मैंने ले रखा है। क्लियर है जी? राइट। पॉजिटिव फीडबैक लूप की बात होगी। ठीक है, अब इस पे हमने बहुत सारी चर्चा की है कि हिमालयन इकोसिस्टम को बचाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। उसमें लिविंग हिमालयंस इनिशिएटिव की बात की है, आइस क्रंच की बात की है, हिमालयन अडेप्टेशन फ्रेमवर्क की बात की है, उसके बाद नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम की बात की है। इंडिया के सब इनिशिएटिव्स हैं, ये आ जाएंगे दोबारा। ठीक है, कोई डाउट हो जी? डन। हाँ जी। फीडबैक लूप मतलब कि टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, वो और ज्यादा मेल्टिंग कर रहा है वहां पे, उस और ज्यादा मेल्टिंग की वजह से और ज्यादा आइस हट रही है वहां से, और टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो एक लूप की तरफ पे चल पड़ा है। डन है जी? अब बताइए जरा कि हमने कुछ पहले कुछ दिनों में क्या कुछ ग्लेशियर्स के एग्जांपल देखे हैं जो डिसअपियर हो चुके हैं? कौन से थे? हम्बोल्ट, पिको हम्बोल्ट ग्लेशियर, और नेपाल पूरा? नहीं नहीं, वो तो पिको हम्बोल्ट ग्लेशियर की बात करती। और बिल्कुल सही बात है नीरज कुमार जी, बिल्कुल सही बात है। हाँ जी। अरे बड़ा छोटा सा नाम था उसका, है इतना बड़ा नाम तो है ही नहीं वो। याला ग्लेशियर, याला ग्लेशियर नेपाल में। लिखते जाओ बच्चों, याला। उसके बाद पिको हम्बोल्ट की बात की है हमने। उसके साथ साथ ओकजो कुल की बात की है जो आइसलैंड में है। एंडरसन ग्लेशियर की बात की है जो यूएस में था। राइट। तो ये रिपोर्ट भी बोलती है, ये रिपोर्ट बोलती है कि जब हम बात कर रहे हैं एंडीज माउंटेन्स की, एंडीज माउंटेन्स के केस में हुआ क्या है कि जब पहले, जस्ट एक केस भी लो कि जब पहले मेल्टिंग होना शुरू होगी, तो शॉर्ट रन में क्या होने वाला है कि रिवर्स का ना फ्लो बढ़ जाएगा। शॉर्ट रन में जब एक बार मेल्टिंग होना शुरू होगी ज्यादा, तो शॉर्ट रन में रिवर्स का फ्लो बढ़ जाएगा। लेकिन क्या वो फ्लो हमेशा सस्टेन रहेगा? नहीं, थोड़े टाइम बाद वो नीचे आना शुरू हो चुका।
तो ये बोल रहे हैं कि एंडिस माउंटेन के केस में वहां पे जो ग्लेशियर्स थे, वहां पे जो रिवर्स थी, उनका वो वाला जो पीक फ्लो है वो एक बार हो चुका है, अब वहां से कम नीचे आना शुरू हो चुका है मेल्टिंग की वजह से। क्लियर? एंडिस माउंटेन कहां पे है? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका? साउथ में। अब आपका होमवर्क है जी, अब आपने बोल ही दिया, अब आपने गुनाह कर ही दिया। साउथ अमेरिका कंट्रीज कौन से हैं? ब्राजील। वेरी गुड। नहीं, आई एम हैप्पी लिसनिंग टू ब्राजील। वेनेजुएला, कोलंबिया, देन चिली की बात कर सकते हैं, पेरू की बात कर सकते हैं, अर्जेंटीना की बात कर सकते हैं, इक्वाडोर की बात कर सकते हैं। ब्राजील कहीं नहीं आने वाला। इस बार भी क्वेश्चन आया हुआ था यूपीएससी प्रीलिम्स में। साउथ अमेरिका में ही है, ब्राजील इस साइड है यार, ये इस साइड है, ये वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका में। ठीक है जी, क्लियर? ब्राजील इस साइड है, पैराग्वे उरुग्वे कुछ नहीं आने वाले। तो ये आपका होमवर्क है भाई, मार्क कर लेना अच्छे से इसको। क्या ये फोल्ड माउंटेन्स है, ब्लॉक माउंटेन्स है? फोल्ड, पक्की बात है? तुक्का मार देते हैं। फोल्ड माउंटेन्स है भाई, फोल्ड माउंटेन्स है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशियानिक प्लेट की कन्वर्जेंस से बने हैं। रट्टा नहीं मारना, इतना थोड़ा सा लॉजिक भी चलेगा अपना। सही है। इसके साथ साथ रॉकीज माउंटेन्स की बात करें, वो कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका, पक्की बात है? पक्की बात है। किन दो कंट्रीज के बीच में है प्राइमरीली रॉकीज? कंट्री कंट्री कंट्री। कनाडा एंड, कनाडा एंड यूएस, मैक्सिको नहीं है। वहां पे कुछ रेमिनेंट्स पहुंच जाते हैं, लेकिन मेजरली कनाडा और यूएस के केस में। राइट? सिमिलरली अब आपको शगुन के तौर पे एक और चीज पूछ लेता हूं फिर मैं, एल्प्स माउंटेन्स के बारे में। ये कहां पे है? सदर्न यूरोप, सदर्न यूरोप। मेजरली जो कंट्रीज यहाँ पे लोकेटेड है, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट विंड भी फ्लो करती है यहां से, क्या नाम है? ये है ना, ये पढ़ते रहा करो इसको। बिल्कुल है जी, बिल्कुल वार्म विंड है। जब ये क्रॉस करती है ऑन द नदर्न साइड ऑफ आल्प्स इनटू स्विट्जरलैंड, तो वहां पे इट गेट्स वार्म्ड अप, इट गेट्स वार्म्ड अप। और वहां का जो वैली वाला जो एरिया बनता है उसको भी थोड़ा सा खुशनुमा बना देती है, वहां पे लोग घूमने चले जाते हैं। क्लियर है? डॉक्टर विंड अलग है, वो हरमटन है, वो हरमटन है, वो अफ्रीका के केस में फ्लो करती है। ठीक है, तो ये चीजें गलत नहीं करनी यार, बड़ी सिंपल सी चीजें हैं। अब आपका होमवर्क क्या है? अच्छे से मैप पे मार्क करना है कि एंडीज माउंटेन रेंज कहां पे है। एंडीज माउंटेन के रेंज के केस में क्या वहां पे कोई उसके आसपास कोल्ड डेजर्ट्स भी हैं, वो भी आपने मार्क करने हैं। पता है मेरे को, है आपने मार्क करने हैं, आपका पेपर है। उसके साथ साथ रॉकीज के केस में उसको भी मार्क करके लेके आओ। राइट? उसके साथ साथ फिर एल्प्स को मार्क करना है, मैप में मार्क करना है। जब मैप में मार्क करोगे तो भूलोगे नहीं, और जब मैप में मार्क कर रहे हो तो साथ के साथ कंट्रीज भी लिखोगे यार, यहाँ यहाँ से पास कर रही है। यार बाकी के होमवर्क मैं योराल्स वॉजेस वो जब उनकी बारी आएगी तब दूंगा। चलें जी, डन हो गए। तो इस पे भी चर्चा इस रिपोर्ट ने की है कि यार यहाँ पे एल्प्स के केस में या एंडीज के केस में यहाँ पे वो स्टेज आ चुकी है कि एक बार फ्लो बढ़ चुका है पानी का, लेकिन अब कम होना शुरू हो चुका है। डन है जी, चलें आगे। चलिए।
वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट ऑफ 2024 किसने रिलीज की है, कोई आइडिया? हाँ भाई, वर्ल्ड बैंक ने? नहीं यार, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं देनी। स्विट्जरलैंड की एक ऑर्गेनाइजेशन है आईक्यू एयर के नाम से, उन्होंने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। और इसके मुताबिक इंडिया हैपेंस टू बी द फिफ्थ लार्जेस्ट या फिफ्थ मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा चेड, देन बांग्लादेश, पाकिस्तान, डीआरसी एंड देन इंडिया। 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया हैपेंस टू बी द फिफ्थ मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। 2023 में वी वर थर्ड लार्जेस्ट या थर्ड मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री, तो अब फिफ्थ हो चुके हैं। ठीक है, ये शॉकिंग डेटा उतना नहीं है। शॉकिंग डेटा अब है कि 13 ऑफ द मोस्ट polluted 20 countries in the world happen to be, sorry, cities in the world happen to be in India। अगर 20 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज की मैं लिस्ट बनाने की कोशिश करूं पूरे ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में, 13 इंडिया में आते हैं। चलो छोड़ो, 10 की बनाने की कोशिश करता हूं, 6 इंडिया में आते हैं। दिल्ली मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल है। और ये याद रखना, मोस्ट पोल्यूटेड सिटी कौन है इंडिया में? वो ये बरीन हाट। बरीन हाट इंडिया में मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है, वर्ल्ड में भी मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ असम। हमारा शानदार मुल्लापुरी भी यहीं पे है। कितने मैम? पूरे इंडस्ट्रियल यूनिट भी हैगी है, बट देयर आर अदर थिंग्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। माइनिंग इज ऑल्सो वन सच थिंग। ठीक है, अपने वाला। हाँ ठीक है। अरे फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन लेट मी से दिस, number of vehicles registered in Chandigarh have surpassed the population of Chandigarh। नंबर ऑफ व्हीकल्स रजिस्टर्ड इन चंडीगढ़, जिनके ऊपर CH नंबर लिखा जाता है, दे हैव सरपास द पॉपुलेशन ऑफ चंडीगढ़। यस मैम, डेफिनेटली। हाँ भाई, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं भाई नहीं। ठीक है, गाड़ियां नहीं, सिंपल उसके साथ आपके टू व्हीलर भी आ जाएंगे, कमर्शियल व्हीकल्स भी आ जाएंगे, सब कुछ है। ठीक है, तो दिक्कत वाली बात है यार। केड़ा मैम? हाँ हाँ हाँ, जो आजकल जो वीक जो ग्राउंड पे हैं उन सब का, आप कोई स्क्रैप हो चुकी है वो तो हटा देंगे ना, वो जो स्क्रैप हो चुकी है वो तो हटा देंगे। तो दैट्स व्हाई मेट्रो इज द नीड ऑफ द आवर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज द नीड ऑफ द आवर। ठीक है जी, तो इसीलिए बात करते हैं इस पे थोड़ा सा, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सर्च करते हैं थोड़ा सा इस पे, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो चुका है जी, अब मेंस पे चर्चा करते हैं। हटा दें इसे? अब इसके कॉजेस की बात करें तो कौन कौन से होते हैं भाई कॉजेस एयर पोल्यूशन के? इन जनरल हम डिवाइड करते हैं नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक के केस में।
नेचुरल मतलब हो रहे हैं यार, वैसे एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन इंड्यूस्ड है, राइट। नेचुरल में क्या हो सकता है, वॉल्केनिक इरप्शन हो सकती है, वाइल्ड फायर हो सकती है, या इन जनरल भी देखोगे यार, आप टोपोग्राफी की बात करो, जो डेजर्ट एरियाज हैं उनके केस में हवा चलेगी, साथ से के साथ सैंड पार्टिकल्स भी जाने वाले हैं। टोपोग्राफी दिक्कत वाली बात है, क्लियर है। तो जो स्नीकर्स का फैशन चला था ना हमारे यहाँ पे, वो वैसे आया था, स्नीकर्स का, व्हाइट स्नीकर्स का। आपको नहीं बोला, व्हाइट स्नीकर्स की जो फैशन चला वो वहां से चला। हमारे यहाँ पे जो लोगों ने अडॉप्ट करना शुरू किया, देन दे रियलाइज किया इसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है है क्यों, डस्ट अपने आप ही ऊपर चलती रहती है, वहां पे डस्ट सेटल रहती है, टोपोग्राफी वैसी है। हम सब ट्रॉपिकल नेशन है, यहाँ पे हवा हमेशा लाइट रहेगी, टेंडेंसी रहेगी हवा की लाइट रहने की, तो डस्ट हमेशा यहाँ पे रहने वाली है, नेचुरल कॉज, ठीक है जी। एंथ्रोपोजेनिक में इसमें इंडस्ट्रियल इमिशंस आ जाएंगी, व्हीकलर इमिशंस आ जाएंगी, फिर कंस्ट्रक्शन की जो वेस्ट है वो आ जाएगी, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन की बात कर सकते हैं, राइट। एग्रीकल्चर बर्निंग की बात कर सकते हो, क्रॉप्स का रेजिड्यू जो बर्न कर रहे हो उसकी बात कर सकते हो। इसके साथ साथ जो लैंडफिल्स होती हैं वेस्ट वाली, वो आ जाएंगी। इन जनरल भी एग्रीकल्चर की बात करें उससे भी बात कर सकते हैं, पैडी फील्ड से मीथेन रिलीज होने वाली है। फिर काउस के केस में जो फर्मेंटेशन होती है उससे भी मीथेन रिलीज हो सकती है। सब एंथ्रोपोजेनिक है सर, क्योंकि हम अब तो हम उनको रियर कर रहे हैं ना, क्लियर है जी। तो क्या इंडिया की गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए इसको एड्रेस करने के लिए, लिए तो होंगे, तभी तो हम थर्ड से फिफ्थ हुए, अभी के लिए तो हो गए ना। हाँ भाई, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फटाफट। स्वच्छ भारत मिशन को मैं कोट कर सकता हूं, लेकिन मैं कुछ और थोड़ा सा स्पेसिफिक मांग रहा हूं आपसे, कोई अम्ब्रेला प्रोग्राम बताइए जरा। नाम सुना इसका, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, सुना है ना। ये अम्ब्रेला प्रोग्राम है, इसके तहत बोला गया कि 131 शहरों में हम इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करेंगे, और हमारा टारगेट है टू रिड्यूस PM10 लेवल्स बाय 40%। बेसलाइन ले ली 2017-18, यहां के आंकड़े से 40% रिडक्शन हमने करनी है अचीव इन PM10 बाय 2025-26। PM10 पार्टिकुलेट मैटर 10, PM10 एक पोल्यूटेंट है जी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक पोल्यूटेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक पोल्यूटेंट है, मीथेन पोल्यूटेंट है, तो वैसे ही PM10 है पार्टिकुलेट मैटर, इसका साइज है जी 10 माइक्रोन का, ठीक है जी। इसको रिड्यूस करना है हम, पोल्यूटेंट के तौर पे है, ये एयर पोल्यूशन कॉज कर सकता है, इसको आप आराम से एनवायरनमेंट की क्लास में कवर करोगे, अभी के लिए सिर्फ इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर लो थोड़ा सा, ठीक है। इसके लेवल को कितना कम करना है भाई, 40% से, बेसलाइन क्या बना दिया 17-18 से, यहां पे मान लो 100 यूनिट था उस टाइम पे, तो इसको बोला कि यार हम ना 2025-26 तक 60 कर देंगे, 40% से कम कर देंगे, क्लियर। 131 सिटीज में इसको इंप्लीमेंट करने वाले हैं। इसके अंदर आप सब बातें लिख सकते हो, स्वच्छ भारत मिशन लिख दो यहाँ पे, स्क्रैपिंग पॉलिसी की बात कर सकते हो, बिल्कुल सही बात है जी। आप नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी की बात कर सकते हो, ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है यार, ये ब्रॉडर विजन है गवर्नमेंट की,
जब भी आप एयर पोल्यूशन का कोई भी आंसर लिखने बैठोगे सबसे पहले ये आना चाहिए, बाद में लेके आना सारी चीजें। ठीक है, स्वच्छ भारत आ जाएगा इसमें, उसके बाद अमृत आ जाएगा, अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। जितनी भी अच्छी चीजें आपको दिमाग में आ रही हैं फिर वो सब आ जाएंगी। आप ई व्हीकल्स की प्रमोशन आ जाएगी यार, पीएम ई ड्राइव स्कीम, कार्बन क्रेडिट की बात कर सकते हो आप, ये मेजर है। ठीक है, जब आप इसका आंसर भी लिखने बैठ रहे हो ना कि मेजर्स हमारे क्या हैं, तो आंसर को थोड़ा स्ट्रक्चर कर लो कि इंडस्ट्रियल एमिशंस को लिमिट करने के लिए हम ये कर रहे हैं, देन व्हीकलर एमिशंस को लिमिट करने के लिए हम ये कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने BS4 से BS6 में शिफ्ट कर लिया, और फिर हमने बात की ई टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए। एग्जांपल पीएम ई ड्राइव स्कीम, लिखते रहो पीएम ई ड्राइव स्कीम। फेम कोई नहीं लिख के आएगा भाई, फेम पुराना हो चुका है। पीएम ई ड्राइव सब कैपिटल में। इसमें बोला जाता है टू प्रमोट द इकोसिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स addressing addressing both demand and supply side issues, including the ones related to चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अपने आप में कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है पीएम ई ड्राइव। बिल्कुल जी, नहीं नहीं ऐसे नहीं, हवा में नहीं बोल, प्रॉपर डेटा होता है कि हम इतना अचीव करेंगे। बिल्कुल करेगा, एग्जैक्टली सारी पॉलिसी डेटा ड्रिवन है, इसीलिए तो बोलते हैं हम कि डेटा इज द न्यू ऑयल। इफ ऑयल वाज समथिंग दैट वाज ड्राइविंग इकोनॉमी वे बैक देन, नाउ डेटा इज समथिंग व्हिच विल ड्राइव फॉरवर्ड इकोनॉमीज नाउ। सारे डिसीजन डेटा बेस्ड होने वाले। ठीक है जी, इसके साथ साथ हमने बचपन में कवर किया था कोल गैसिफिकेशन इंसेंटिव स्कीम, क्लीन कोल की बात कर रहे हैं, उसमें कोल को गैसिफाई करने की बात कर रहे हैं, राइट। कोल बेड मिथेन पॉलिसी है हमारी 1997 की। सब लिखते जाओ फटाफट, दे विल मेक सेंस आफ्टर अ वाइल, अभी नहीं आएगा लेकिन आपके अभी के लिए लिखते जाओ सारा, आपके नोट्स पूरे होने चाहिए। जब आप एक बार सारे सब्जेक्ट्स कवर कर लोगे ना, देन दे विल मेक सेंस। ठीक है, अभी आप लिखते जाओ। उसके साथ साथ आप बात करो, लेट्स से अगेन फिर से उसकी चर्चा करते हैं थोड़ा सा, व्हीकलर एमिशंस को लिमिट करने के लिए। मैंने पहले पॉइंट बोला था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को थोड़ा हमने अच्छा करना है ना, तो उसके लिए मेट्रो रेल पॉलिसी थी अपनी 2017 की, मेट्रो रेल पॉलिसी ऑफ 2017, जिसके तहत बोला गया कि अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तवज्जो दी जाएगी, कोशिश की जाएगी कि मेट्रो रेल पॉलिसी मेट्रो रेल्स जहां जहां जा सकती हैं वहां पे लेके आएंगे उसको, इस पूरे प्रोसेस को थोड़ा स्मूथ किया जाएगा। ठीक है, फिर हम बात कर सकते हैं नेशनल बायोफ्यूल अपने पॉलिसी की बात कर सकते हैं, पीएम जीवन की बात कर सकते हैं। केड़ा सर? नेशनल डिटर्मिनिस्टिक गोल नहीं है वो अपना, अच्छा वो एनडीसी की बात कर रहे हो आप, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात कर रहे हो आप, जिसके तहत बोला गया कि कार्बन इंटेंसिटी को कम करना है हमने 2005 के लेवल से 2030 तक हमने कम करना है बाय 45%। हाँ, वो तो एक ब्रॉडर गोल हमने वहां पे पंचामृत के तौर पे दे दिया। ठीक है, उसके साथ साथ आप बात करोगे एग्रीकल्चर को मैनेज करने के लिए, उसमें ये सारा बायोफ्यूल वाला पॉलिसी आ जाएगा आपका। क्लियर? और जब हम मॉनिटरिंग की बात करते हैं, थोड़ा पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। मॉनिटरिंग की बात करते हैं तो यहां पे नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, राइट। ये कुछ पॉल्यूटेंट्स को मॉनिटर करता है, उनको मॉनिटर करने के बाद 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर देता है लेवल ऑफ पोल्यूशन को, कलर कोडिंग वाला पार्ट, गुड, सेटिस्फैक्ट्री, पुअर, वो सब चीजें है ना।
तो मेरा क्वेश्चन है आपके लिए कि नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में कौन से पोल्यूटेंट्स हैं जिनको मॉनिटर किया जाता है? CO2 और मीथेन के अलावा बताओ, वो तो होंगे ही होंगे। मैंने बोल दिया कि CO2 और मीथेन तो होंगे ही होंगे, उसके अलावा सोच के बताओ। ओजोन, अच्छा ठीक है। पहले ये बताओ, मेरी स्टेटमेंट पहली वाली सही है? CO2 और मीथेन के अलावा, मैं बोल रहा हूँ कि CO2 और मीथेन तो होंगे ही होंगे। ये बताओ सही है कि गलत है? क्यों भाई? होंगे नहीं होंगे? पक्की बात है नहीं होंगे। याद रखना भाई, जब भी आपको पॉल्यूटेंट्स का क्वेश्चन आने वाला है हमेशा उसमें CO2 और मीथेन आने वाले, लेकिन इनको यहां पे मेजर नहीं किया जाता। CO2 नहीं होगा यहां पे, मीथेन नहीं होगा। क्या क्या मॉनिटर होने वाला है? PM10 होने वाला है, 2.5 होने वाला है, देन ओजोन होने वाला है, देन अमोनिया होने वाला है, देन लेड होने वाला है, देन कार्बन मोनोक्साइड होने वाला है, देन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होने वाला है, सल्फर डाइऑक्साइड होने वाला है। 8 हो गए? यही है ना? यही है। सर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, CO2 नहीं है, कार्बन मोनोक्साइड है। ग्रीन हाउस गैस नहीं मानते हो अपना, कार्बन मोनोक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं मानते हैं, बट अपने आप बहुत टॉक्सिक है भाई ये। ठीक है, कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है, टॉक्सिक गैस है। क्लियर? और इसके बेसिस पे नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स बनाया जाता है। PM10 और 2.5 की बात करें तो फर्क जो है साइज में है, इसका 2.5 माइक्रोन का है, इसका 10 माइक्रोन का। अब इसमें से अगर मैं बताऊं आपको कि इन दोनों में से ज्यादा हार्मफुल कौन सा है, 2.5 है। क्यों? क्योंकि वो ब्लड स्ट्रीम में भी एंटर कर सकता है हमारे। PM10 तो लंग्स तक पहुंच जाएगा, वहां पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, लेकिन PM2.5 जो है वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में भी एंटर कर सकता है। इट्स सो फाइन। क्लियर है जी? ये चल रहा है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के ऊपर। इसके साथ साथ एक और चीज भी है, अगेन मॉनिटरिंग के पर्सपेक्टिव से ही है, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ये मॉनिटरिंग की ही बात कर रहे थे मैम। इसमें नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। अब इसमें कौन से पोल्यूटेंट होने वाले हैं? अगेन क्वेश्चन। हाँ, हाँ 12 होंगे इसमें, ठीक है। कौन से होने वाले हैं? ये 8 होने वाले हैं, बिल्कुल सही बात है जी। जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में है ये तो होने वाले हैं, इसके अलावा जो 4 हैं वो भी बताओ फिर। शॉर्ट फॉर्म याद है? मैंने नाम रखता भाई था, बेंजीन है जी, ठीक है कोई बात नहीं, याद होना चाहिए। बेंजीन, बेंजोपायरीन, देन निकल, देन आर्सेनिक। ये 4 चीजें भी आ जाएंगी। सही है जी, बिल्कुल सही है। बेंजीन, बेंजोपायरीन, देन निकल, देन आर्सेनिक। क्लियर? एक और शगुन के तौर पे मॉनिटरिंग के हिसाब से एक चीज और याद रख लो फिर। एक और प्रोग्राम चलता है जिसका नाम है
नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम या NAMP, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, NAMP। इसमें 4 पोल्यूटेंट्स को मॉनिटर किया जाता है: नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड देन PM10 एंड 2.5। इन 4 को किया जाता है। और ये सब मॉनिटरिंग वाला पार्ट कौन एग्जीक्यूट कर रहा है? CPCB, याद रखो भाई, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बॉडी। क्लियर है जी? तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? चलें आगे। चलिए, और एक और इंफॉर्मेशन बता देता हूं। जब एयर क्वालिटी इंडेक्स कैलकुलेट करना होता है इन पोल्यूटेंट्स के बिहाफ पे, थिंक अबाउट अ केस कि जहां पे कोई एक ऐसा रीजन आ गया यार जहां पे ना इनमें से कोई पोल्यूटेंट है नहीं, वहां पे लेड पोल्यूशन है नहीं वहां पे ज्यादा, या अमोनिया का पोल्यूशन है नहीं, फिर क्या उस एरिया का एयर क्वालिटी इंडेक्स नहीं बना पाओगे आप? बनाना तो तब भी पड़ेगा। क्वेश्चन समझ आया? कि एक एरिया है जहां पे सारे पोल्यूटेंट मौजूद है, उसके चक्कर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन एक एरिया ऐसा भी आ गया जहां पे कुछ पोल्यूटेंट्स हैं कुछ नहीं है, लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स तो उसका जारी करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा। तो उसके केस में क्या होता है, हमें ना 8 नहीं चाहिए, मिनिमम 3 पोल्यूटेंट्स चाहिए वहां पे, मिनिमम 3 पोल्यूटेंट्स। और उनमें से कम एक तो ये PM वाला होना चाहिए, कम से कम एक PM वाला होना चाहिए, बाकी 2 कोई भी हो सकते हैं। मिनिमम 3 पोल्यूटेंट्स चाहिए टू रिलीज एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। जाना जी? चलिए, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन की बात कर लेते हैं यहां पे। नाउ आउट ऑफ द ग्रीन फ्लैग्स एंड रेड फ्लैग्स जो आजकल चर्चा में चलते रहते हैं, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू लुक एट ब्लू फ्लैग ऑल्सो। ठीक है? ये इनका पर्पस क्या है? ये बीचेस को दी जाते हैं, कुछ बीचेस को जो कुछ सर्टेन क्राइटेरियाज को फुलफिल कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्लीन है, वहां पे जो प्रैक्टिसेस वो अडॉप्ट कर रहे हैं वो सस्टेनेबल है, एनवायरनमेंट को हार्म नहीं कर रहे, तो उनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दे दिया जाता है। ठीक है जी? तो अभी न्यूज क्या बोल रही है? ऋषिकोंडा बीच, ऋषिकोंडा बीच है जिसने दोबारा ब्लू फ्लैग को जीत लिया, पहले इसको हटा दिया गया था। अब मैं पूरा समझाता हूं ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन होता कैसे। आपके लिए क्वेश्चन है, ऋषिकोंडा बीच कहां पे हो सकता है? कल ही तो कवर किया था। अरे किया था कल। अच्छा, मैंने तो कल करवाया था। नो मैम, कल मैं ऑलिव रिडली करा रहा था, कुछ करवा रहा था वहां, तो ऋषि कुलिया करवाया था। ऋषिकोंडा भाई, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ठीक है? तो इंडिया में टोटल 13 बीचेस हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल रखा है। ठीक है? उनमें से एक ऋषिकोंडा बीच भी जिसको दोबारा मिला। अभी ब्लू फ्लैग वाला जो प्रोसेस है, इसको एक ज्यूरी डिसाइड करती है और हर साल इसको एवेलुएट किया जाता है। अगर वो पर्टिकुलर बीच, वो पर्टिकुलर एरिया सर्टेन सेट ऑफ क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहा तो उससे वो सर्टिफिकेशन हटा लिया जाता है, जो कि इसके केस में हुआ था। लेकिन दोबारा इन्होंने अपनी सारी प्रैक्टिसेस को रिवैल्यूएट किया, अच्छी कही, और उसके बाद दोबारा दे गॉट दिस बैक। क्लियर है जी? तो इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं।
ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन डेनमार्क की एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस सर्टिफिकेशन को प्रोवाइड करती है। उसका नाम है फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एंड एजुकेशन, FEE, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एंड एजुकेशन। क्लियर है? तो एक ज्यूरी बैठती है, ज्यूरी डिसाइड करती है कि किस बीच को हमने ये सर्टिफाई करना है या नहीं करना। उस ज्यूरी के जो मेंबर्स होते हैं वो आते हैं UNEP में से, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम में से, उसके साथ साथ UN वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन से, UN वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन से, उसके साथ साथ अगेन FEE से तो होना ही है, प्लस IUCN। ये जूरी बैठने वाली, ये डिसाइड करेंगे किसी एक बीच को हमने ब्लू फ्लैग देना नहीं देना। तो इंडिया इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, मैम, IUCN। ओके सर, बाकी ठीक है जी। तो इंडिया में एक ये बीच हो गया, उसके साथ साथ एक गोल्डन बीच है ओडिशा के केस में, जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, गोल्डन बीच। फिर एक राधानगर बीच है। राधानगर बीच कहां पे हो सकता है? बिल्कुल ही ऑपोजिट एंड पे चले गए भाई, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, राधानगर बीच। ठीक है। इसके साथ साथ जब हम जनवरी के करंट अफेयर्स कवर करेंगे तब हम केरला को भी कवर करने वाले हैं, क्योंकि केरला के केस में एक बीच को यहाँ पे ब्लू स्टार सर्टिफिकेशन मिला था। चल बीच है उसका नाम, चल बीच। चल, चल। ठीक है जी। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आज का लेक्चर इतना ही था। केड़ा सर? जूरी दे विच की, अच्छा, फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एंड एजुकेशन ये सर्टिफिकेशन देता है, डेनमार्क का है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन किसके रिकमेंडेशंस पे देता है? वो है जूरी। जूरी डिसाइड करेगी, और जूरी के मेंबर्स कहां कहां से आने वाले हैं? UNEP से आने वाले हैं, UNWTO से आने वाले हैं, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन से आने वाले, और देन फाउंडेशन फॉर ये तो होने वाला है, एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट तो होने ही वाला है, इसके साथ साथ IUCN से आने वाले। क्लियर? और अगर आप बात करोगे ओवरऑल ग्लोबल पर्सपेक्टिव से, तो स्पेन के केस में मैक्सिमम बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। इंडिया एशिया में पहला कंट्री था जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला था। एशिया में पहला कंट्री था इंडिया जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला था, क्योंकि पहले इन्होंने अपना प्रोग्राम ना सारा यूरोप के लिए रखा हुआ था। 2001 में बोला कि चलो अब इसको बाकी कंट्रीज में भी लेके जाना शुरू करते हैं। कदों? ईयर नहीं मैम, ईयर आई एम नॉट अवेयर ऑफ। चंद्रभागा बीच था जिसको मिला था, चंद्रभागा बीच, ओडिशा। क्लियर है जी? कोई और डाउट हो? डन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम।